रात का तकरीबन 12 बज रहा था कि तभी पिताजी के जोर जोर से खांसने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी तो देखा कि खांस खांस कर पिताजी का बहुत बुरा हाल हो रहा था। दरअसल उनकी तबीयत काफी समय से बहुत खराब थी और इस वजह से मैं अब उनके कमरे में ही बगल में बिस्तर लगाकर रोज सोती थी। मैं तुरंत टेबल पर रखे हुए जग की तरफ पलटी, लेकिन देखा तो उसमें एक बूंद पानी नहीं था और इधर खांसी की वजह से पिताजी की हालत बिगड़ रही थी। मैं तुरंत पानी लेने के लिए किचन की तरफ भागी। जब मैं किचन की तरफ जा रही थी तभी मुझे अपने बड़े भाई पूरब के कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दी। मैं जल्दबाजी में भी सोच रही थी कि इतनी रात तक आखिर भैया जाग क्यों रहे हैं, पर उस वक्त मुझे पिताजी को पानी देने की जल्दी थी, इसीलिए मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। मैं तुरंत किचन में पहुंची, पानी लिया और वापस आकर पिताजी को पानी पिलाया। तब जाकर कहीं उनकी खांसी रुकी और उन्होंने थोड़ी चैन की सांस ली। मैंने उन्हें सहारा देकर आराम से लिटाया तो वो अपनी कमजोर आवाज में मुझसे बोले, रितु बेटा, मेरी एक दवा रह गई है। जब उन्होंने ये बात कही तब मुझे याद आया कि मैं आखिरी दवा खिलाने से पहले ही सो गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं इतनी लापरवाही भला कैसे कर सकती हूँ। मैंने पहले आसपास की दराजों में उस दवा को ढूंढने की कोशिश की। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो वो दवा किचन में रख दी थी। मैंने पिताजी से कहा कि आप आराम से लेटिए, मैं बस अभी दवा लेकर आती हूँ। ये कहते हुए मैं तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन इस बार जब मैं किचन की तरफ जा रही थी तो भैया के कमरे से मुझे भाभी के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई दी। बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चीख रही हो। इसीलिए मुझे ज्यादा हैरत हुई कि आखिर ऐसी क्या बात है, और मेरे कदम जो किचन की तरफ जा रहे थे वो भैया के कमरे की तरफ मुड़ गए। उनके कमरे की खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। मैंने उसमें से झांक कर देखा तो भैया बेड पर बैठे हुए थे और भाभी वो खड़े होकर उन पर उंगली दिखाते हुए जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी कि क्या तुम अंधे हो? ये तुम्हें दिखाई नहीं देता है? अरे वो बूढ़ा अपनी सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम पर करने के चक्कर में है, और तुम हो कि यहाँ पर गूंगे बहरे की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो। अगर ये सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस उस रितु के नाम पर हो गया ना, तो हम लोग सड़क पर मारे मारे घूमेंगे और हमारी हालत किसी भिखारी से कम नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी अकल तो जैसे घास चरने चली गई है। हे भगवान, किस बेवकूफ आदमी के पल्ले बांध दिया मुझे। ये कहते हुए भाभी ने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया, जिस पर भैया दांत पीसते हुए खड़े हुए और भाभी के दोनों बाजू कसकर पकड़कर बोले, अपनी बकवास बंद करो मिनी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही एक होशियार हो और मैं बेवकूफ हूं? मुझे अच्छी तरह से पता है कि अपने अधिकार को मुझे कैसे हासिल करना है। पापा की एक एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, जिसे मैं किसी को भी छीनने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तभी भाभी पीछे से तपाक से बोली, अच्छा, वो लड़की जब तक इस घर में है ना, तुम क्या कर लोगे? भैया ने गुस्से में गर्दन झटकते हुए कहा, तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं कि मैंने क्या सोच रखा है। वो इस घर में है तो क्या हुआ, मैं उसे इस घर से जिस तरीके से निकालूंगा ना, वो पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएगी। उसको लगता है कि वो पापा की लाडली बनकर इस पूरे घर पर राज करेगी, तो यही भूल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। भैया के मुंह से ये बात सुनते ही भाभी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो बड़े ही घमंड के साथ उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, पूरब, तो फिर तुम आखिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कुछ करते क्यों नहीं हो? बस हर रोज मैं तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनती रहती हूँ। अरे, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि पापा की तबीयत दिन ब दिन खराब ही हो रही है और अब वो ठीक नहीं होने वाले? डॉक्टर ने भी तो अब जवाब दे दिया है। इसीलिए अब ज्यादा देर ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बस प्लानिंग पर प्लानिंग ही करते रह जाओ और उधर तुम्हारा वो बूढ़ा बाप मरने से पहले सब कुछ अपनी बेटी के नाम पर कर दे और फिर हम दोनों उस ऋतु के टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर हो जाएं। तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि तुम्हारे बाप की नजर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तो तुम अपने बाप से भला क्या ही उम्मीद लगा सकते हो? ये सुनते ही भैया भाभी की तरफ पलटे और उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए बहुत ही धीमी लेकिन चालबाज आवाज में बोले, मेरी जान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो।
तुम्हारे पति ने सब कुछ अच्छे से सोच रखा है और देखना, हर एक चीज मेरे प्लान के मुताबिक ही होगी। बस अब मुझे सही वक्त का इंतजार है और अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। मैं अब एक ऐसी चाल चलूंगा कि रितु खुद अपने हाथों से सब कुछ मेरे नाम पर कर देगी और उसे इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। मेरे पिता का प्यार हमेशा उसे ही मिला है और इसीलिए मैं उसकी वो हालत करूंगा कि वो पूरी जिंदगी याद रखेगी। तुम बस आराम से ये सारा तमाशा देखो और एंजॉय करो। तुम्हें मेरे होते हुए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही भाभी खुशी से उछलकर भैया के गले लग गई और मेरे तो हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। मैं दबे पांव वहां से धीरे धीरे पीछे हटने लगी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि मैं उनकी घटिया बातें सुन चुकी हूँ। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरे अपने सगे भाई के दिल में मेरे लिए इतनी कड़वाहट भरी है। मैं भारी कदमों के साथ रोते हुए किचन में पहुंची। पापा की वो दवाई उठाई और सीधा उनके कमरे में आ गई। मैंने उन्हें दवा खिलाई और इस बीच मैंने अपने आंसुओं को बहने नहीं दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी इस बात के बारे में जाने। थोड़ी देर तक मैं पापा के पास बैठकर उनका सिर सहलाती रही और भैया और भाभी की बातें लगातार मेरे दिमाग में घूम रही थीं कि तभी पापा को एक बार फिर से खांसी आने लगी। मैंने उन्हें पानी पिलाया। खांस खांस कर वो बेहाल हो चुके थे। पानी पीने के बाद उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से अपना कमजोर कांपता हुआ हाथ रखा। मैंने उनकी आंखों में देखा, जहां कमजोरी, उदासी और थकान दिख रही थी। वो प्यार से बोले, रितु बेटा, तुम पूरा दिन सिर्फ मेरी सेवा में ही लगी रहती हो। तुम भी थक जाती होगी बेटा, इसीलिए सो जाओ जाकर। कुछ देर अपने कमरे में आराम से सो जाओ। यहाँ पर लेटी होगी तो मेरी खांसी तुम्हें चैन से सोने भी नहीं देगी। आखिर कब तक तुम मेरे पास बैठी रहोगी? देखो, तुम्हारा चेहरा कितना उतर गया है। बीमार मैं हूं, लेकिन तुम भी मेरे साथ बीमार लगने लगी हो। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैंने एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाई और कहा, पापा, आपकी सेवा करके मुझे सिर्फ सुकून मिलता है। सच कहती हूँ, वो किसी भी चीज में नहीं मिलता। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। अगर आप हैं तभी तो मेरी जिंदगी है। बस आप एक बार जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। आप ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर हम दोनों बाहर कहीं घूमने चलेंगे, जैसे कि हम पहले भी जाया करते थे। ये सुनते ही पापा की आंखों से आंसू बहने लगे और उनकी आवाज भर आई। वो बोले, रितु बेटा, सच कहूँ तो तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरे बेटे से भी ज्यादा काबिल हो। इसीलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो न जाने तुम्हारे साथ क्या होगा। पूरब तो जैसा है वैसा ही है, और मिनी, वो तो मेरे ना होने पर तुम्हें एक दिन भी इस घर में चैन से जीने नहीं देगी, क्योंकि उन लोगों के मन में सिर्फ लालच, जलन और कड़वाहट ही भरी हुई है। वो दोनों रिश्तों की कदर करना जानते ही नहीं है। उनकी ये बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और एक बार फिर से कुछ घंटे पहले सुनी हुई भैया भाभी की बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी। लेकिन मैंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और शांत आवाज में कहा, पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा। मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। और देखिए, भैया इतने भी बुरे नहीं हैं। आप देख लेना, वक्त के साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बड़ा भाई मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सब मैं पापा को तसल्ली देने के लिए कह जरूर रही थी, जबकि अपने भाई की खौफनाक बातें मैं पहले ही सुन चुकी थी। पर मैं अपने पापा को अब इस हालत में और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। पापा ने एक लंबी और गहरी सांस ली और उदास होते हुए बोले, बेटा, रिश्ते खून से ज्यादा एहसासों के होते हैं और पूरब के दिल में अब तुम्हारे लिए कोई भी भावना नहीं बची है। तुम्हें नहीं पता, वो बचपन से ही तुमसे बहुत जलता था। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे की भूख है। इसीलिए मुझे डर है कि मेरे मर जाने के बाद कहीं वो तुम्हें सड़क पर दर दर भटकने के लिए मजबूर ना कर दे। वो सिर्फ मेरी आंखें बंद होने का इंतजार कर रहा है ताकि इस पूरे घर पर अधिकार जमा सके। पापा की ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई क्योंकि उनका चेहरा अजीब सा पीला पड़ने लगा था। मैंने उनसे कहा, पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप वादा करिए कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं कल ही शहर के दूसरे बड़े अस्पताल में आपको लेकर जाऊंगी और वहां पर आपका नए सिरे से इलाज करवाऊंगी। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी, लेकिन आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप प्लीज ऐसी बातें करके मुझे दुख मत पहुंचाया करिए।
पापा ने बेबसी से सिर हिलाते हुए एक हल्की उदास मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी बेटी, वक्त अब मेरे पास बहुत कम है। इस सच्चाई को अब तुम्हें भी मानना होगा। मेरा बुलावा आ चुका है। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना और अपने अधिकार को कभी भी मत छोड़ना। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक मजबूत इंतजाम किया है, जो सही वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। बस तुम्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है और हमेशा मेरी मजबूत बेटी बनकर जीना है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे और ज्यादा डर लगने लगा था। मैंने पापा से कहा कि ठीक है, अब आप ये सब बातें मत करिए, कुछ देर आराम से सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं पापा को और भी दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। और फिर वो काली रात आई जब उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। उस दिन पूरे घर में दिल चीर देने वाली मेरी चीखें गूंज रही थी। पापा की मौत की खबर चारों तरफ जंगल की आग की तरह फैल गई और सुबह होते ही सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले हमारे दुख में शामिल होने के लिए आना शुरू हो गए थे। पूरे घर में मातम छाया हुआ था। मेरा भाई, जो कल तक पापा की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था, आज वो रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के सामने छाती पीट पीट कर, दहाड़े मार मार कर रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उससे बड़ा आज्ञाकारी और शरीफ बेटा इस दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ हो। वो बार बार पापा की अर्थी के पास जाता और झूठे आंसू बहाते हुए पापा पापा कहकर चिल्लाने लगता। कहता कि आप हमें इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? आखिर अब हमारा क्या होगा? आपके बिना तो ये घर सूना हो गया है। आपने तो हमें अनाथ कर दिया। अब हम लोग किसके सहारे से जिएंगे? इधर मिनी भाभी भी औरतों के बीच में बैठी पल्लू से मुंह छुपाकर अपने उन आंसुओं को पोंछ रही थी जो कभी उनकी आंखों से बह ही नहीं रहे थे, और लगातार औरतों के गले लगकर मेरे पापा की एक से एक अच्छाइयां गिनवा रही थी, जो अच्छाइयां उनके जिंदा रहते हुए उन्हें कभी दिखाई नहीं दी थी, बल्कि वो तो चुन चुनकर उनमें कमियां निकालती रहती थी। लेकिन आज वो लोगों को ऐसे दिखा रही थी जैसे पापा की मौत ने उन्हें कितना बड़ा सदमा दिया हो। सभी लोग उन दोनों की ऐसी हालत देखकर उनसे बहुत हमदर्दी जता रहे थे और उन्हें तसल्ली भी दे रहे थे। लेकिन उस वक्त मैं एक कोने में उदास बैठी हुई उन दोनों की एक्टिंग और मक्कारी साफ तौर पर देख सकती थी। मेरे आंसू भी रुक नहीं रहे थे, क्योंकि आज मुझे मेरा एकमात्र सहारा और मेरी पूरी दुनिया मुझसे छीन ली गई थी। मुझे अंदर ही अंदर एक भयानक डर सताने लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे एक घना अंधेरा मुझे अपनी गिरफ्त में लेता चला जा रहा था। पापा की वो बातें मेरे कानों में लगातार गूंज रही थी कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ पैसों के भूखे हैं। कुछ ही घंटे में पापा के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी थी और बस थोड़ी ही देर में उन्हें शमशान घाट ले जाया जाने वाला था। मैं दुख में डूबी हुई पापा के पास ही पड़ी हुई रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे पापा को शमशान घाट ले जाने का वक्त करीब आ रहा था, मेरे शरीर से जान निकलती जा रही थी कि तभी भैया अचानक से मेरे पास आए। उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे खड़ा करते हुए धीमे से लेकिन खूंखार आवाज में बोले, रितु, जल्दी से कमरे में चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, अभी इसी वक्त। मैंने रोते हुए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की और गिड़गिड़ाते हुए भैया से प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे पापा के पास कुछ और देर बैठने दीजिए, थोड़ी ही देर में वो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। मैं उन्हें उससे पहले जी भरकर देख लेना चाहती हूँ, इसीलिए अभी मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मुझे ये आखिरी पल अपने पापा के साथ गुजार लेने दीजिए, इसके बाद आप जहाँ ले जाना चाहें वहाँ मैं चली जाऊंगी। पर भैया को मेरी हालत पर जरा भी तरस नहीं आया और उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। वो मुझे बुरी तरह से घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगे। मैंने रोकर भैया को समझाने की कोशिश की कि आप ऐसा मत करिए, आखिर आप मेरी बात समझते क्यों नहीं हैं? आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? पापा थोड़ी ही देर में हमेशा के लिए चले जाएंगे, मुझे अपने पापा के पास जाना है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन भैया ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उस वक्त उनके चेहरे पर जो घटियापन छाया था वो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें ना तो मेरे आंसुओं की परवाह थी और ना ही घर में पड़े अपने पिता के पार्थिव शरीर की कोई इज्जत थी।
कमरे में ले जाकर उन्होंने मुझे जोरदार धक्का दिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अंदर का माहौल बहुत ही घुटन भरा था। भैया ने तुरंत ही अलमारी से कुछ कागज निकाले और उन्हें साइड टेबल पर फैलाते हुए मेरी तरफ एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ देखने लगे। मैं हैरत से उनके चेहरे को देख रही थी। उनकी आंखों में उस वक्त लालच और एक अजीब सा पागलपन दिख रहा था, जिसे देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। उन्होंने एक स्याही वाला बॉक्स निकाला और गुस्से में बोले, रितु, अब चुपचाप इन कागजों पर अपने अंगूठे के निशान लगा दो और हमेशा हमेशा के लिए इस किस्से को ख़त्म कर दो। और अगर तुमने इनकार किया तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं उस वक्त सदमे में भी थी और हैरान भी थी। मैं उन कागजों की तरफ देखकर कांपती हुई आवाज़ में कहा, भैया, ये क्या है? और इस वक्त आपको इन सब चीज़ों की पड़ी हुई है? क्या आपको अंदाजा भी है कि बाहर क्या हो रहा है? पापा की आरती बाहर रखी हुई है और आप यहाँ पर मुझे ये सब करने को कह रहे हैं? अरे और किसी से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरिए। आपको क्या जरा सी भी शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनते ही भैया ने दांत पीसते हुए मुझसे कहा, पापा की सारी प्रॉपर्टी, मकान, जमीन के ये सारे कागजात हैं जो मैंने बड़ी मुश्किल और कई दिनों की मेहनत से अपने नाम पर तैयार करवाए हैं। इसमें बस अब तुम्हारा अंगूठा लगे, इसी की देर है, जिससे ये सब कानूनी रूप से पूरा हो जाएगा और ये भी साफ हो जाएगा कि अब इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं है और तुम खुशी खुशी अपने नाम का हिस्सा भी मेरे नाम पर कर रही हो। ये सुनते ही जैसे मेरे सिर पर बम फटा। मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैंने भयंकर दुख के साथ अपने भाई की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, भैया, पापा का अंतिम संस्कार होने वाला है और आपको ऐसे वक्त में भी प्रॉपर्टी की पड़ी हुई है? अरे आपकी आंख का शर्म का पानी भी मर गया है क्या? आप किस मिट्टी के बने हुए हैं? आपके सीने में दिल नहीं है क्या? मैं इन कागजों पर बिल्कुल भी अंगूठा नहीं लगाऊंगी। जो कुछ भी मेरे नाम पर है वो मेरे पापा की निशानी है और मैं अपना अधिकार आपके जैसे स्वार्थी इंसान को कभी भी नहीं दूंगी। ये सुनते ही भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके चेहरे पर दरिंदगी उतर आई। वह आगे बढ़ा और मेरे बाल जोर से पकड़कर मुझे बुरी तरह से झकझोरते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर रितु और चुपचाप इन कागजों पर अंगूठा लगा दे, वरना आज पापा के साथ साथ तेरी अर्थी भी इस घर से उठेगी। तुझे क्या लगता है कि तू इस प्रॉपर्टी पर आराम से ऐश भरी जिंदगी जिएगी? नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस सब पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है और इसे मैं किसी भी हालत में लेकर रहूंगा, भले ही मुझे इससे छीनना ही क्यों ना पड़े। भैया का पागलपन देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी अपने अंदर की सारी हिम्मत जमा करके उन्हें एक जोरदार धक्का दिया और कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप जो चाहें वो कर लीजिए। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने पापा की निशानी आपके नाम पर कभी नहीं करूंगी। मैं आपके आगे झुकने वाली नहीं हूं। ये सुनते ही भैया और भी बुरी तरह से बौखला गए। उन्होंने कमरे के कोने में रखा हुआ एक मोटा डंडा उठा लिया। वो उस वक्त एकदम हैवान बन चुके थे। मैंने जैसे ही उनके हाथ में इतना मोटा डंडा देखा तो मैं डर के मारे पीछे हटी और दीवार से जाकर लग गई। इससे पहले कि मैं और कुछ समझ पाती या खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, उन्होंने उस मोटे डंडे से मेरे कंधे, मेरी पीठ और हाथों पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। मैं दर्द की वजह से भयंकर रूप से चिल्ला रही थी। पूरे कमरे में मेरी चीखें गूंज रही थीं। दर्द की वजह से मैं तड़प कर जमीन पर गिर पड़ी, पर भैया लगातार मुझे मारते रहे। वो हंसते हुए कह रहे थे कि मैं जो कहता हूँ वो करो, वरना आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोलो बोलो, मेरी बात मानोगी या नहीं? आज मैं तुम्हारा सारा घमंड तोड़ कर रख दूंगा और तुझे तेरी असली औकात याद दिलाऊंगा। मैं जमीन पर बुरी तरह दर्द से तड़प रही थी। यहाँ तक कि मेरे हाथ से खून भी निकलने लगा था। कई लाल जख्म दिखने लगे थे, जिससे मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं भाई से हाथ जोड़कर बोली, मुझे मत मारिए, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दीजिए। भगवान के लिए अभी पापा का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है। अरे कुछ तो उनकी इज्जत करिए। पर मेरे भाई पर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। बाहर रिश्तेदारों की बातें और रोने चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज थी कि कमरे की आवाज़ बाहर किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी, और इसीलिए किसी को भी कानों कान खबर नहीं हुई कि अंदर कमरे में मैं कितने दर्द से गुजर रही थी। भैया ने मेरा हाथ
कसकर पकड़ा और फिर उसे स्याही वाले पैड पर बड़ी कठोरता से मेरा अंगूठा दबाकर उन कानूनी कागजों पर कई जगह अंगूठे के निशान लगवा लिए। मैं लाचारी की हालत में रोती रही क्योंकि भैया का विरोध करने की अब मुझ में और ताकत नहीं बची थी। मेरा पूरा शरीर दर्द की वजह से टूट रहा था। भैया ने मुस्कुराकर वे सारे कागज समेटे और फिर वापस अपनी अलमारी में रख दिए और फिर जालिम भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोले, अब पड़ी रहो यहीं जमीन पर जब तक कि पापा का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। अगर बाहर आने या फिर किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि ये घर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा है और इस घर में तुम्हारी हैसियत अब कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैं अपने दर्द और सदमे की हालत में वहीं निडाल पड़ी रही। जितनी बार मैं अपने जख्मों को छूती उतनी बार मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। मैंने रोते हुए पापा को याद करके कहा, पापा देखिए आपके बेटे ने मेरे साथ ये क्या किया। अभी तो आप इस घर से विदा भी नहीं हो पाए और मेरी ये हालत हो गई है। इससे तो अच्छा ये होता कि काश मैं भी आपके साथ ही चली जाती। अब इस जालिम दुनिया में मैं अकेली क्या करूंगी। थोड़ी देर के बाद बाहर से शोर उठा और आवाजें आने लगी, जिससे समझ आ गया कि अब पापा को शमशान घाट ले जाया जा रहा है। मैं सोचने लगी कि अब मेरा ये घटिया भाई भी पापा की अर्थी को कंधा देगा और रो रो कर वो लोगों को ये दिखा रहा होगा कि वो कितने दुख में डूबा हुआ है, जबकि सच्चाई तो ये है कि आज वो सबसे ज्यादा खुश है। बाहर का शोर बढ़ता ही जा रहा था और मैं इस बात से दुखी थी कि मैं आखिरी बार अपने पापा को देख भी नहीं पाई। तभी अचानक से मुझे बाहर से एक गाड़ी के तेजी से रुकने और उसके जोरदार ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दी। उस अचानक आवाज के साथ बाहर से आने वाली सारी बातचीत और रोने की आवाज एकदम से सन्नाटे में बदल गई। मैंने लंगड़ाते हुए अपना कान दरवाजे के साथ लगाया ताकि सुन सकूं कि बाहर क्या हो रहा है, पर बाहर एकदम खामोशी थी। फिर तभी मुझे एक तेज और कड़क आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक आदमी की थी। रुक जाइए, यह अर्थी तब तक नहीं उठेगी जब तक कि ऋतु अपने पिता का चेहरा आखिरी बार नहीं देख लेती। उस अजनबी आदमी की तेज आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन जो ठीक पापा की विदाई के वक्त मेरे अधिकार के लिए आकर यहाँ खड़ा हो गया है। मैंने दरवाजे की दरार से बाहर देखने की कोशिश की, पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मुझे भाई की कांपती हुई आवाज साफ सुनाई दी। आप कौन हैं और हमारे परिवार के मामले में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरी बहन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और इसीलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही है। मैं इस हालत में उसे बाहर नहीं ला सकता। वो वैसे ही पिताजी की मौत से काफ़ी सदमे में है। उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। इसीलिए मेहरबानी करके हमें अपना काम करने दीजिए। ये सुनते ही उस अजनबी आदमी की आवाज़ और ज़्यादा तेज हो गई। वो बोला कि मैं कौन हूँ ये तो मैं बहुत जल्दी अभी पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि ऋतु को बाहर लेकर आओ। वहां पर खड़े हुए सभी लोग हैरानी और परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखकर बातें करने लगे, जबकि मेरे भाई के होश उड़ चुके थे और उसकी बोलती भी बंद हो गई थी। वो अब किसी को कुछ भी कहने के काबिल नहीं बचा था। मैं दरवाजे के साथ लगी रो रही थी और दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद अदा कर रही थी। तभी एक बार फिर उसकी कड़क आवाज सुनाई दी। अगर तुम 1 मिनट के अंदर ऋतु को यहाँ लेकर नहीं आए तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तुम ये नहीं जानते हो कि मैं हूँ कौन। जैसे ही मैंने उसकी आवाज सुनी, तुरंत मैंने चिल्लाकर कहा कि ये दरवाजा बाहर से बंद है, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मेरी आवाज उस वक्त बाहर पसरे सन्नाटे में सभी को सुनाई दे गई थी, क्योंकि कुछ ही सेकंड के बाद दरवाजा एक झटके से खुला और बाहर की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैं जमीन पर सिकड़ी हुई बैठी थी। मेरे जख्मों की वजह से मेरा सूट और दुपट्टा जगह जगह से लाल हो रहा था। दरवाजे पर खड़ा हुआ वो शख्स मुझे ऐसी भयानक हालत में देखकर दंग रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख उभर आया। उसने जल्दी से आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया और बोला, हे भगवान, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? क्या तुम ही ऋतु हो? मैंने रोते हुए इस बात में फिर सिर हिलाया। पीछे खड़े हुए सभी रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए
और सबकी नजरें एक साथ पूरब भैया पर जम गई, जो अब घबराहट के मारे पसीना पसीना हो रहे थे। भैया जल्दी से आगे बढ़कर हकलाते हुए चिल्लाकर बोले, ये ये झूठ बोल रही है। ये सदमे की वजह से पागल हो गई है। इसने खुद को ही ये सारी चोटें पहुंचाई हैं। मैं तो बल्कि इसे बचाने की कोशिश कर रहा था, पर ये तो मान ही नहीं रही थी, और इसी वजह से मैंने इसे फिर कमरे में बंद कर दिया ताकि कोई तमाशा खड़ा ना हो। उस अजनबी आदमी ने गुस्से से भड़क कर भाई की तरफ देखा और कहा कि अपनी बकवास बंद करो। इसके जख्म बता रहे हैं कि इसे कितनी बुरी तरह से पीटा गया है, और तुम अपने पिता की अंतिम विदाई के वक्त अपनी सगी बहन पर ऐसा जुल्म कर रहे हो। अरे तुम तो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं हो। तुम्हें तो रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। इसके बाद वो इंसान मुझे सहारा देकर बाहर लेकर आया। मेरी हालत देखकर वहां पर जो औरतें थी वो रोने लगी और बाकी के लोग भाई को बुरा भला कहने लगे। मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ चलती हुई पापा के पास पहुंची और उनके पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, पापा उठिए, देखिए आपके जाने के बाद मेरा क्या हाल कर दिया गया है। आप भी मुझे अपने साथ लेकर चले जाइए। मैं इस दुनिया में अब नहीं रह सकती। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे रोने की आवाज़ सबका दिल दहला रही थी, लेकिन उस भीड़ में सिर्फ मेरे भाई और भाभी ही ऐसे थे जिनके चेहरों पर ना तो कोई पश्चाताप था और ना ही कोई नरमी दिख रही थी। उस शख्स ने मेरे सर पर हाथ रखा और बड़े ही प्यार भरे अंदाज में बोला, ऋतु हिम्मत रखो। अगर तुम ऐसे रोओगी तो तुम्हारे पापा की आत्मा को बहुत दुख होगा और फिर उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकेगी। तुम खुद को अकेला मत समझो। तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था। मैं उनके बेटे के जैसा ही हूँ। मैं रोते हुए पापा के चेहरे की तरफ आखिरी बार देखा और फिर पीछे हट गई। कई लोग अर्थी उठाकर बाहर की तरफ चले गए। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। मैं कोने में बैठी आंसू बहा रही थी, जबकि मिनी भाभी मुझे जहरीली नज़रों से घूरे जा रही थी। जब सारी रस्में पूरी हो गईं, तब वो अजनबी इंसान दोबारा घर में आया। उसने मुझे अपने पास बुलाया और अपनी जेब से कार्ड निकालकर मुझे हाथ में पकड़ाते हुए बोला कि मेरा नाम आदर्श है। मैं इस शहर का एक जाना माना वकील हूँ। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझे तुम्हारे कानूनी रखवाले के तौर पर नियुक्त किया है और मुझे कुछ ज़रूरी जिम्मेदारियां सौंपी हैं जो मैं हर कीमत पर पूरी करूँगा। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो तुरंत मुझसे संपर्क कर लेना। जिस वक्त आदर्श मुझे ये सब कह रहे थे, भैया कुछ दूरी पर खड़े होकर हमारी सारी बातें सुन रहे थे और उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पापा ने उस वकील को भला कौन सी जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत जाकर अलमारी से वो कागज निकाल कर देखे जो प्रॉपर्टी के कागजात थे, जिन पर उन्होंने मेरा अंगूठा लगवा दिया था, और उनके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। वो दिल ही दिल में सोच रहे थे कि अब उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। पापा के चले जाने के बाद इस घर में मेरी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। भैया और भाभी ने मेरे साथ नौकरों के जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। मेरी चोट के निशान अभी तक ठीक नहीं हुए थे और भैया ने मुझ पर घर के सारे काम का बोझ डाल दिया था। सुबह जल्दी उठकर मुझे ही पूरे घर की सफाई करना, खाना, नाश्ता सब कुछ मेरी जिम्मेदारी बना दी गई थी। मुझे सारा दिन 1 मिनट भी फुर्सत का नहीं मिलता था। इतना सारा काम करते हुए अगर मुझसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो भाभी मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाती। यहाँ तक कि मुझे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। हमेशा वो मुझे बचा हुआ रूखा सूखा ही खाना देती। एक दोपहर जब मैं किचन में काम कर रही थी, तभी भाभी गुस्से से दंदनाती हुई अंदर आई और बोली कि तुमने अभी तक हमारे कपड़े क्यों नहीं धोए? मैंने तुमसे कहा था ना कि सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। तुम सारा दिन इस घर में रोटी तोड़ती हो और काम के नाम पर तुमसे कुछ भी नहीं होता। अरे न जाने कहाँ से हमारे सर पर मुसीबत बनकर बैठ गई हो। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं रोने लगी और मैंने अपनी चोटों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाभी, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इस वजह से मैं हाथ से कपड़े नहीं धो सकती, और मशीन से कपड़े धोने के लिए तो आपने ही मना कर दिया है। इसीलिए या तो आप कपड़े खुद धो लीजिए या फिर मुझे वॉशिंग मशीन चला लेने दीजिए। आपको भी पता है ना कि मेरी चोट अभी ठीक नहीं हुई है।
मेरा इतना कहना था कि भाभी तुरंत आगे बढ़ी और उन्होंने मेरे उन जख्मों पर जोर से चुटकी ली, जिससे मेरी चीख निकल गई। वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारी किसी भी तकलीफ से कोई मतलब नहीं और ना ही मुझे कोई बहाना सुनना है। तुम कहीं की कोई राजकुमारी नहीं हो जो मैं तुम्हारी नौटंकी देखूं। तुम्हें अपने सराखों पर बिठाने वाले कब के मर कर चले गए हैं। समझ में आया? अब ये घर मेरा है और मेरे पति का है। अगर यहाँ पर रहना है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना पड़ेगा, वरना अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। उनका इतना कहना था कि मैं डर गई और इसीलिए इतनी तकलीफ के बावजूद भी एक एक करके सारे कपड़े धोने लगी। रात को जब भैया घर आए तो भाभी ने उनके कान भरना शुरू कर दिए। मैं कमरे के बाहर से उनकी बातें सुन रही थी। भाभी कह रही थी कि देखो जी, इस लड़की का कुछ करो। ये सारा दिन मेरे सर पर बैठी रहती है और अब तो ये कामचोर भी हो गई है। इसीलिए किसी से भी सही, लेकिन इसकी शादी करवा दो और इस मनहूस से मेरी जान छुड़ाओ। अब ये मुझे एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे तुम आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? इसे धक्के देकर घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? भैया को भाभी की ये बात सही लगी और फिर उन्होंने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। उन्हें मेरी खुशी या मेरी जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं थी। वो बस किसी भी तरह से मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे, और वो भी इस तरह की बदले में उन्हें मुझे और ज्यादा फायदा हो और कुछ पैसे मिल जाएं। कुछ ही दिनों के बाद भैया ने एक रिश्ता ढूंढ लिया। वो इंसान पास के गांव का एक उम्र दराज, लालची और बदसूरत आदमी था, जिसकी पहले भी 2 पत्नियां रह चुकी थीं। वो भैया को मुझसे शादी करवाने के बदले में पैसे दे रहा था। भैया ने पैसों के लालच में उस आदमी से मेरा रिश्ता तय कर दिया। एक रात जब मैं सारा काम समेटकर कमरे में जा रही थी तो भैया ने मुझे रोका और बोले, रितु, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, जो कि अगले हफ्ते ही है। सारी चीजें तय हो चुकी हैं, इसीलिए अब कोई नया तमाशा खड़ा करने की सोचना भी मत। चुपचाप मेरा ये फैसला मान लेना और अपने ससुराल जाने की तैयारी शुरू कर दो। ये सुनकर तो मुझे सदमा लग गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पर बिजली गिर गई हो। मैं हैरत और सदमे की हालत में भैया की तरफ देखने लगी और कहा कि भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मेरी इच्छा पूछे बिना मेरा रिश्ता आखिर कैसे तय कर दिया, और वो भी इतनी जल्दबाजी में? अभी तो पापा की मौत को बस कुछ ही दिन गुजरे हैं और आप मुझे इस घर से निकालने की बात कर रहे हैं। भैया ने नफरत से मेरी तरफ देखा और बोले, तुम्हारी औकात ही क्या है जो मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछूं? मैं इस घर का मुखिया हूं और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम इस घर पर सिर्फ एक बोझ हो और मैं अब और तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। जिस आदमी से मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया है वो बहुत अमीर है, वहां पर तुम खूब ऐश करोगी। इसीलिए चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ, वरना याद रखना, अगर मेरी बात नहीं मानी तो अपनी जान से हाथ भी धो सकती हो। अब मुझे तुम्हारी और कोई बकवास नहीं सुनाई देनी चाहिए। जाओ, शादी की तैयारी करो और अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, क्योंकि अब मेरा सब्र जवाब दे चुका है। मैंने रोते हुए तुरंत भैया के आगे हाथ जोड़कर कहा, भैया, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैंने इस रिश्ते के बारे में सुना है। वो आदमी बहुत बुरा है और उसकी पहले से 2 पत्नियां भी हैं। आप पैसों की खातिर अपनी ही सगी बहन का सौदा कैसे कर सकते हैं? क्या आपको जरा भी अपनी सगी बहन का कोई ख्याल नहीं, और ना ही आपको पापा की कोई परवाह है? आप मुझे भले ही सारी जिंदगी नौकरानी बनाकर रख लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे उस नरक में मत भेजिए। मुझ पर कुछ तो दया करिए। इस दुनिया में आपके सिवा भला मेरा है ही कौन? ये सुनते ही भाई की आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा, जिससे मैं नीचे गिर पड़ी और मेरे बाल पकड़कर मुझसे बोले, अगर मेरे फैसले के खिलाफ अब एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने जो फैसला कर दिया है अब सिर्फ वही होगा। चुपचाप तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, और अगर शादी वाले दिन तुमने कोई भी रोना धोना किया या लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ आई? इतना कहकर वो मुझे धक्का देते हुए वहां से चले गए और मैं जमीन पर पड़ी अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोती रही। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब और भैया का कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। पापा ने भी अपने अंतिम वक्त में मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी भी किसी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाऊंगी। उस वक्त मुझे आदर्श जी का ख्याल आया, जिन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया था
लेकिन मेरा फ़ोन तो भैया ने काफ़ी पहले ही मुझसे छीन लिया था। इसीलिए मैंने रात को ही एक कागज़ पर छोटा सा मैसेज लिखा और सुबह जल्दी उठकर पास में ही रहने वाले मोहल्ले के एक लड़के को जैसे तैसे मना लिया। वो कागज़ और वो कार्ड पकड़ा दिया कि वो किसी भी तरह से इस नंबर पर फ़ोन करके ये मैसेज आदर्श जी तक पहुंचा दे। पहले तो वो लड़का तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उसने मेरी रोती हुई हालत देखी तो फिर उसने हाँ बोल दिया। मैं भी इधर एक खोखली उम्मीद के सहारे बैठ गई कि शायद अब तो कुछ बेहतर होगा। वक्त गुजरा और आखिरकार मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन, यानी कि जिस दिन मेरी शादी थी, वो आ गया। सुबह से ही घर में चहल पहल मची थी। भाभी ने मुझे जबरदस्ती उठाया और एक सस्ता सा लाल रंग का लहंगा मेरे मुंह पर मारते हुए बोली, चल उठकर जल्दी से ये पहन ले, तेरा पति तुझे लेने आ रहा है और आज के बाद तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तूने हम लोगों की जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। मैं लाचारी से आंसू बहाती रही। भाभी ने मुझे जबरदस्ती कमरे में भेजा ताकि मैं वो लहंगा पहन सकूं। मैं रोती रोती सारी तैयारी करती रही, पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। थोड़ी देर के बाद ही बाहर से नाच गाने की आवाजें आने लगी। वो बूढ़ा आदमी कुछ लोगों के साथ बारात लेकर आ गया था। भैया मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद करके बाहर मेहमानों की आव भगत में लगे हुए थे और मैं कमरे के फर्श पर बैठी भगवान से रो रो कर मदद मांग रही थी कि वो कोई चमत्कार कर दे, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। तभी अचानक से बाहर एक अजीब से शोर शराबे की आवाज आई। मैं चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी तो ढोल बाजे की आवाज बंद हो चुकी थी और पुलिस की गाड़ियों के सायरन की तेज आवाज ने हर तरफ कोहराम मचा दिया था। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो देखा आदर्श जी पुलिस की भारी फोर्स के साथ घर के आंगन में खड़े थे। उनके चेहरे पर भयंकर गुस्सा दिख रहा था। पुलिस ने उस बूढ़े आदमी और मेरे भाई को तुरंत हथकड़ियां पहनाकर हिरासत में ले लिया। सब तरफ हंगामा मच गया था और भाई का सर जो घमंड से ऊंचा था, वो मोहल्ले वालों के सामने शर्म से झुक गया। आदर्श जी ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा कि इस घर में एक मासूम लड़की को जबरदस्ती बेचने का जुर्म हो रहा है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही मैं हाथ जोड़कर भगवान को लाख लाख बार धन्यवाद देने लगी कि उन्होंने मुझे इन दरिंदों के चुंगल से बचा लिया। पुलिस भैया और उस बूढ़े आदमी को घसीटते हुए गाड़ियों की तरफ ले जा रही थी। जब भैया ने डर और घबराहट के मारे हथकड़ियों वाले हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगना शुरू कर दिया, उनका सारा घमंड और अकड़ अब मिट्टी में मिल चुकी थी। मैं तुरंत ही कमरे से बाहर निकल आई तो वो मेरी तरफ देखकर बुरी तरह से रोने लगे और प्रार्थना करते हुए अंदाज में बोले, रितु, तुम तो मेरी बहन हो ना, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लालच ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं बहक गया था। भगवान के लिए मुझे पुलिस से बचा लो। मैं अब तुम्हें कभी कुछ भी नहीं कहूंगा। मुझ पर दया करो। मैं जेल में नहीं रह सकता। मैंने अपने आंसू पोंछे और लड़खड़ाते कदमों से चलकर उनके सामने जाकर खड़ी हुई। मेरे मन में उनके लिए रत्ती भर भी ना तो कोई हमदर्दी थी और ना ही कोई अपनापन। मैंने रोते हुए दुख भरे अंदाज में उनसे कहा, तुमने मुझे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं, बल्कि तुम तो पैसों और प्रॉपर्टी के लालच में न सिर्फ अंधे हो गए थे, बल्कि तुमने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। जब तुम मुझ पर प्रॉपर्टी के लालच में लाठी बरसा रहे थे और मैं दर्द से चीख रही थी, तब तुम्हें एक बार भी ये याद नहीं आया कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूं? जब तुम कुछ पैसों के लिए मेरा सौदा इस बूढ़े आदमी के साथ कर रहे थे, तब तुम्हारा जमीर कहाँ गया था? तब तुम्हें याद नहीं आया कि मैं तुम्हारा अपना खून हूं और आज तुम पुलिस के डर की वजह से मुझे हमारा सगा रिश्ता याद दिला रहे हो। पर अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने मेरे दिल में मौजूद हमारे भाई बहन के रिश्ते को अपने हाथों से ही जलाकर राख कर दिया है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब कानून ही तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आएगा। तुमने जो बोया है, अब तुम वही काटोगे। इसके बाद पुलिस उन लोगों को पकड़कर ले गई। इधर आदर्श जी मुझे उस नरक जैसे घर से निकालकर अपने साथ अपने घर ले आए। मैं अभी भी लगातार रो रही थी। मेरे दिमाग में न जाने कितने सारे सवाल एक साथ घूम रहे थे कि आखिर आदर्श जी को कैसे पता चला कि उस दिन पापा की अंतिम विदाई के वक्त मैं मुसीबत में हूँ, और क्या वो और भी कुछ जानते हैं? मैंने हिम्मत करके अपने आंसू पोंछे और उनकी तरफ धीमी आवाज में पूछा कि
आदर्श जी, आपको कैसे पता चला कि पिताजी का देहांत हो गया है और भैया मुझ पर जुल्म कर रहे हैं? क्योंकि आपको तो पिताजी के अलावा कोई भी नहीं जानता था। और आज आप बिल्कुल सही वक्त पर कैसे पहुंच गए? आदर्श जी ने गहरी सांस ली और मुझे तसल्ली देते हुए बोले, ऋतु, जब तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी तो उन्होंने मरने से एक रात पहले अपने एक दोस्त को मेरा नंबर दे दिया था और कहा था कि अगर उनका बेटा पूरब तुम पर कोई भी जुल्म करे तो वो उसी वक्त तुरंत मुझे कॉल कर दे। जिस दिन तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार होना था, पूरब तुम्हें कमरे में बंद करके डंडे से पीट रहा था। उस वक्त उनके उसी दोस्त ने छुपकर मुझे फ़ोन कर दिया था और आज सुबह तुम्हारे मोहल्ले के एक लड़के ने मुझे वो पर्ची वाला मैसेज दिया था। सारी सिचुएशन को समझते हुए ही मैं तुरंत पुलिस लेकर निकल आया था। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई कि पापा ने मरने से पहले मेरी सुरक्षा का कितना पक्का बंदोबस्त किया था। आदर्श जी ने मुझे शहर के एक सुरक्षित और अच्छे हॉस्टल में एडमिशन दिला दिया। मैं वहीं पर रहने लगी और अपनी पढ़ाई भी मैंने दोबारा से शुरू कर दी। शुरुआत के दिनों में वहाँ पर मुझे काफ़ी मुश्किलें हुईं और अकेलापन भी महसूस होता था। पापा की याद भी बहुत आती थी, लेकिन आदर्श जी ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। वो हर हफ्ते मुझसे मिलने आते थे और मेरी सारी ज़रूरतों का ख्याल भी रखते थे। अक्सर मुझे तसल्ली देकर कहते कि ऋतु, तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो। तुम्हें अपने पापा का नाम रोशन करना है और अपने जालिम भैया भाभी को दिखाना है कि तुम कमज़ोर नहीं हो। उनकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी और इसीलिए मैंने पढ़ाई में दिन रात मेहनत शुरू की और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही लगाया। कुछ महीनों बाद जब आदर्श जी मुझसे मिलने आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिख रहा था। हम हॉस्टल के ही कैफेटेरिया में बैठे हुए थे जब उन्होंने मुझे मेरे घर के हालात बताने शुरू किए। वो बोले कि पूरब को कुछ दिन जेल की हवा खाने के बाद जमानत मिल गई थी, लेकिन उसकी लालच और पैसों के पागलपन ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। जेल से बाहर आते ही वो सीधा उन कागजों को लेकर शहर के एक वकील के पास गया जिन कागजों पर उसने जबरदस्ती तुम्हारे अंगूठे लगवाए थे। वो उन कागजों की मदद से तुम्हारे पापा की सारी प्रॉपर्टी बेचकर रातों रात अमीर होना चाहता था। मैंने घबराते हुए आदर्श जी से पूछा कि फिर क्या हुआ? क्या उसने पिताजी की सारी मेहनत की कमाई बेच दी? ये सुनते ही आदर्श जी मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारे पापा बहुत ही दूर की सोच रखने वाले इंसान थे। वो पूरब की घटिया फितरत को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। जब पूरब वो कागज लेकर उस वकील के पास गया और अकड़कर बोला कि ये सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर उसकी मिल्कियत के कागज है जिन पर मेरी बहन ने भी अंगूठा लगा दिया है, तो वकील ने वो कागज देखकर उसे जो सच्चाई बताई, उसे सुनकर तो उसकी दुनिया ही पलट गई। वकील ने उसे बताया कि ये कागज किसी भी प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद की मिल्कियत के नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े कारोबारी कर्ज के ट्रांसफर के कागजात हैं, जो कि तुम्हारे पापा ने कई साल पहले लिया था। अब क्योंकि तुमने इन कागजों पर वारिस की हैसियत से दावा कर दिया है और तुम्हारी बहन ने ये अधिकार अब छोड़ दिया है, तो इसीलिए कानून के मुताबिक वो सारा भारी कर्ज और उसका ब्याज भी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। अब वो सारा कर्ज भी तुम्हें ही उतारना पड़ेगा। ये खुलासा सुनकर पूरब सदमे में आ गया था और इधर मैं भी हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मैंने हैरत से पूछा कि पापा ने तो घर में कभी भी किसी कर्ज का कोई जिक्र नहीं किया था और वो सारे कागज तो जमीन के कागज ही लग रहे थे। आदर्श जी ने मुझे विस्तार से समझाते हुए कहा, ऋतु, तुम्हारे पिताजी ने बहुत ही होशियारी से उन कागजों का कवर बदल दिया था और प्रॉपर्टी की असली फाइल में छुपाकर उन्हें रखा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि पूरब जबरदस्ती तुमसे सब कुछ छीनने की कोशिश करेगा। इसीलिए उन्होंने वो कर्ज वाले कागजात प्रॉपर्टी के कागजात बनाकर रखे हुए थे ताकि पूरब अपने ही बिछाए हुए मक्कार जाल में खुद फंस जाए। मैंने उलझन में पड़ते हुए कहा कि अगर वो कागज कर्ज के थे तो फिर पिताजी की असली प्रॉपर्टी के कागज और बाकी बैंक बैलेंस वाले कागज सब कहाँ चले गए? वो सब किसके पास हैं? इस पर आदर्श जी ने बड़ी ही शराफत से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हारे पापा ने सारा कैश, अपनी प्रॉपर्टी के कागज, सब कुछ अपनी जिंदगी में रहते हुए ही मेरे पास एक ट्रस्ट में सुरक्षित रखवा दिया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम पर है। उन्होंने वो सब कुछ तुम्हारे भविष्य के लिए बचा कर रखा था और मुझे उसका केयर टेकर बनाया था।
ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं सोचने लगी कि मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते थे। पिताजी ने मरने से पहले मुझसे सच ही कहा था कि उन्होंने मेरी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर दिया है। आदर्श जी ने बताया कि इधर बैंक वालों ने भी कर्ज की जल्दी वसूली करने के लिए पूरब के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है और उसका अपना घर और उसकी सारी जमा पूंजी और कीमती सामान भी जब्त कर लिया गया है। अब उसके पास सर छुपाने की भी कोई जगह नहीं बची है। लोग भी अब पूरब को देखकर मुंह फेर लेते हैं। और तुम्हारी भाभी मिनी, जो सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी के लालच में ही उसके साथ थी, जब उसने देखा कि पूरब के पास अब कुछ नहीं बचा और उल्टा अब वो लाखों के कर्ज में डूब चुका है, जिसकी वजह से वो बेघर भी हो गया है, तो वो अब तुम्हारे भाई को अकेला छोड़कर अपने मायके चली गई और उसे तलाक के कागज भिजवा दिए हैं। पूरब की अब कहीं कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। जिन लोगों के सामने वो घमंड से सीना तान कर चलता था, आज वो हर किसी से नजर चुराने पर मजबूर हो चुका है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। ना तो अब सर छुपाने के लिए छत थी और ना 2 वक्त की रोटी और ना ही कोई दूसरा सहारा। ये सब सुनकर मैं सोचने लगी कि भैया ने मेरे साथ जो किया उसी के कर्मों का नतीजा ये है कि आज वो इस मुकाम पर खड़े हैं जहाँ कोई भी उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। एक दोपहर जब मैं यूनिवर्सिटी से हॉस्टल जा रही थी, तभी मुझे गेट के पास एक बहुत ही बुरी हालत में खड़ा शख्स दिखाई दिया। उसके बाल गंदे और बिखरे हुए थे और वो भूख प्यास से बुरी तरह से निडाल लग रहा था। मैं जब उसके पास से गुजरी तो उसने तेज आवाज में मेरा नाम लिया, तो मैंने मुड़कर देखा तो दंग रह गई, क्योंकि वो तो पूरब भैया थे, पर उनकी हालत इतनी बुरी थी कि मैं उन्हें पहली नज़र में पहचान ही नहीं पाई। उनकी आंखों में उस वक्त पश्चाताप के आंसू दिखाई दे रहे थे। मुझे देखते ही वो मेरे पैरों में गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। बोले, रितु मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। भगवान ने मुझे मेरे लालच और तुम पर किए गए जुल्म की बहुत बुरी सजा दी है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ गई, मेरा घर भी छिन गया। मैं आज भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब मैं तुम्हें डंडे से मार रहा था। भगवान के लिए मुझे दिल से माफ कर दो, वरना मैं शायद जी नहीं पाऊंगा। वो बुरी तरह से रो रहे थे। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उन्हें कंधे से पकड़कर उठाया और धीरे से कहा, भैया, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जब मैं आपके घर से निकली थी। मैंने अपने दिल में कभी किसी के लिए कुछ नहीं रखा, लेकिन हर इंसान को अपने कर्मों का फल इस दुनिया में रहते हुए ही भुगतना पड़ता है। जो जहर का बीज आपने बोया है, आज उसकी ही कड़वी फसल आप काट रहे हैं। अपने पैसों की खातिर अपने रिश्ते, अपनी इंसानियत, सब कुछ मिट्टी में मिलाकर रख दिया था और आज इस पाप ने आपको बर्बाद कर दिया है। मैंने फिर से अपने बैग से कुछ पैसे निकाले और उनके हाथ में रख दिए और कहा, ये पैसे रख लीजिए और कोई छोटी मोटी मजदूरी करके ईमानदारी की कमाई खाना शुरू करिए। शायद भगवान को आप पर थोड़ा सा तरस आ जाए। लेकिन हाँ, अब हमेशा याद रखिएगा कि मेरे और आपके रास्ते कभी भी अब एक नहीं हो सकते हैं। ये कहकर मैं हॉस्टल के अंदर चली गई और वो वहां से रोते हुए वापस लौट गए। वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने अपनी डिग्री पूरी की। इस कठिन सफर में आदर्श जी ने एक मजबूत चट्टान की तरह मेरा साथ दिया। उन्होंने कभी भी मुझ पर कोई एहसान नहीं जताया, बल्कि वो अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। कुछ समय के बाद मेरी नियुक्ति टीचर के तौर पर हो गई और ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था, क्योंकि उस दिन मुझे एक नहीं 2-2 खुशियां मिली थी। मैं जब मिठाई लेकर आदर्श जी के पास पहुंची तो उन्होंने पहले तो मुझे बधाई दी और फिर उन्होंने मेरे सामने अपने दिल की बात रखी कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो कहने लगे, रितु, मैंने तुम्हारी जिंदगी के कठिन सफर को बहुत करीब से देखा है और सच कहता हूँ, तुम्हारे जैसा हमसफर पाकर मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझूंगा। अगर तुम भी मुझे अपने काबिल समझती हो तो मेरा हाथ हमेशा के लिए थाम लो। मैंने उनकी बात पर गहराई से सोचा और महसूस किया कि इस इंसान ने मेरे मुश्किल वक्त में बिना किसी स्वार्थ के मेरा साथ दिया और इससे बेहतर जीवन साथी मेरे लिए और कोई हो भी नहीं सकता। इसीलिए मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी और फिर बहुत ही साधारण तरीके से आदर्श जी के साथ मेरी शादी हो गई। आदर्श जी ने मुझे मेरे पापा की असली वसीयत और उस ट्रस्ट फंड के सारे कागजात दे दिए जो कि मेरे नाम पर थे।
आज मैं उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ और अपने पापा के उन पैसों को मैं किसी भी ऐशो आराम में खर्च करने की जगह लोगों की भलाई के लिए खर्च कर रही हूँ। मैं भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में आदर्श जैसे इंसान को भेजा, वरना मेरा न जाने क्या होता। दोस्तों, लालच इंसान से उसके रिश्ते, उसकी इंसानियत और उसका विवेक सब कुछ छीन लेता है। हमें कभी भी धन दौलत के लालच में अपनों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का परिणाम एक ना एक दिन जरूर मिलता है। वहीं सच्चाई, हिम्मत और अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। मुश्किल समय में इंसान को जुल्म के आगे झुकने के बजाय अपने अधिकार के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए और दूसरों के साथ भलाई करते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और इंसानियत की ही होती है। दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और परिस्थितियां काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, परिवार या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी पात्र या घटना का वास्तविक जीवन से संयोग होता है तो इसे मात्र संयोग समझा जाए। कहानी में घरेलू हिंसा, लालच, पारिवारिक विवाद और अपराध जैसी परिस्थितियों को केवल कहानी के कथानक और सामाजिक संदेश के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या रिश्ते को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि हमें लालच और अन्याय से दूर रहकर सच्चाई, इंसानियत और अपने अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।